प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी का अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस थ्योरी को खूब ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि इससे हमेशा जेईई में, नीट में और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन तरह के प्रश्न जनरली इससे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या देगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा और उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। जैसे पूछ सकता है आपसे कि K4 FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। NiCN का होल 4 -2 में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा और इसका ज्योमेट्री पूछेगा। कह देगा NiCO का होल 4 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इनमें से कोई नहीं। दो तरह का क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पूछ देगा कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, पूछेगा बताइए कि ये किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, या कह देगा कि निम्न में से कौन डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा। ये तीन तरह के तो ऑब्जेक्टिव टाइप जनरली पूछे जाते हैं। इससे हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी दे दे आपको, कह दे कि FeCN का होल 6 -3 दे दे कि इसके मैग्नेटिक गुणों की व्याख्या करें, NiCO के होल 4 के मैग्नेटिक गुणों की व्याख्या करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस थ्योरी को ध्यान से हम लोग समझ लें, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए छूटे नहीं। पहले थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे संबंधित तमाम हम लोग प्रॉब्लम को बना लेंगे, जिससे कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, इस थ्योरी को अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन केमिकल इंजीनियरिंग एल पॉलिंग, लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में दिया। क्यों दिया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं उनको समझाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री की व्याख्या करने के लिए, तथा उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को व्याख्या करने के लिए इस थ्योरी को पॉलिंग साहब ने दिए। इस थ्योरी में उन्होंने मुख्य कौन कौन सी बातें बताए, उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार पहला बात इन्होंने बताया कि प्रत्येक लिगेंड, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड होते हैं, सेंट्रल एटम या आयन को क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करते हैं, ठीक है, जिससे सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ लीजिए कैसे। जैसे यह लिगेंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये किसको देना चाहेगा? मेटल एटम को देना चाहेगा। तो इसके बीच क्या बन जाएगा छोटू? इसके बीच ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ लिगेंड किसका काम करेगा? लेविस बेस का काम करेगा और सेंट्रल एटम लेविस एसिड का काम करेगा। आप बात समझ चुके होंगे। दूसरा बात इन्होंने क्या बताया, समझते चलिएगा, कि सेंट्रल एटम या आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर sp_d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। यदि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा, FeCN का होल 6 होल 6 3 -3 तो यहाँ लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ध्यान दीजिएगा। तो Fe+3 आयन क्या करेगा? यह 6 वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। किसको? इस लिगेंड को उपलब्ध कराएगा। याद करिएगा, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। तो याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सेंट्रल एटम जो होता है sp_d ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। क्यों कराता है? ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। और किसको उपलब्ध कराता है? लिगेंड को उपलब्ध कराता है। तीसरा बात इन्होंने क्या बताया कि रिक्त जो उपलब्ध कराता है ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, रिक्त sp_d ऑर्बिटल एक साथ हाइब्रिडाइज होकर, परसंकृत होकर, मिलकर, इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसका स्पेस में दिशात्मक गुण होता है, वे डायरेक्शनल होते हैं, जिसके आधार पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की व्याख्या की जाती है। जैसे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और ध्यान दीजिएगा, और 2 p ऑर्बिटल मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब बात बताया जा चुका है।
एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिल जाए तो sp3 हो जाएगा। तो sp-d ऑर्बिटल एक साथ हाइब्रिडाइज्ड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के आधार पर उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिटरमाइन कर लेते हैं। आपको पता है कि यदि sp हाइब्रिडाइज्ड होगा कॉम्प्लेक्स तो उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगा। आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में बताए हैं, ठीक है। और यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो याद रखिएगा उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। और sp2 होगा तो ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसी प्रकार आपको बताए होंगे कि यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाए तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो sp-d ऑर्बिटल जब प्रसंकृत होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ही निर्माण कर लेंगे उसके आधार पर हम तुरंत उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बात है, पहले इसे नोट करें, आगे और बात हम बता रहे हैं। इन तथ्य को भी समझ लीजिए, बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि सेंट्रल एटम या आयन के परसंकरण, शॉर्ट फॉर्म में HYD लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन में, v3n-1d ऑर्बिटल भाग लेता है तो उसे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ऐसे जटिल यौगिकीय आयन प्रायः डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और यदि ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हो भी गए तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। तो पहले v3n-1d ऑर्बिटल समझिए। जैसे मैं कहूं Fe+3, देखिए v3 क्या है, मैं क्लियर करूं, आर्गन 18 3d4 है, 18 2 20 6 26 -2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन को मैं घटा दिया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया। देखो इसके पास क्या आ गया बेटा, 3d5 आ गया। तो जो ऑर्बिटल इसके पास 3d है ऑलरेडी, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसी को कहेंगे v3n-1d ऑर्बिटल। अब देखो 4s के बाद क्या आता, 4s के बाद यहाँ आता, 4s के बाद आता 4p, 4p के बाद आता 4d, और ये d को कहेंगे हम लोग बाहरी d, ठीक है। इसको बाहरी d ऑर्बिटल कहेंगे, इसको भीतरी d ऑर्बिटल कहेंगे। यदि परसंकरण में यदि d ऑर्बिटल उसके पास है, वह भाग ले रहा है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये थ्योरी क्लियर नहीं कर पाता है कि कब आंतरिक d ऑर्बिटल भाग लेगा या कब बाह्य d ऑर्बिटल भाग लेगा, तो ये इसका दोष हो जाएगा। जैसे पकड़िएगा कैसे परसंकरण, जैसे हाइब्रिडाइजेशन दे दे d2sp3 और sp3d2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दोनों में अंतर है। यदि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन दिया हो तो समझना है कि इसके अंदर वाला d ऑर्बिटल भाग लिया है परसंकरण में, और ऐसे लिखा sp3d2 तो समझना है कि बाह्य d ऑर्बिटल भाग लिया है। तो इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर करेंगे, अभी हम सवाल से सब क्लियर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि यदि सेंट्रल एटम या आयन के परसंकरण में बाहरी nd ऑर्बिटल भाग ले, बाहरी nd ऑर्बिटल भाग ले, अभी देखे थे कि लोहा में 3d था, 3d के बाद 4s, 4 के बाद 4p, 4p के बाद 4d। यदि यह बाह्य d ऑर्बिटल भाग ले, बाहरी d ऑर्बिटल भाग ले, तो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, उसी को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, उसी को हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रायः पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और इसकी पहचान है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा बाद में d ऑर्बिटल दिखाई देगी, sp3d ऐसे लिखा, बाद में d ऑर्बिटल दिखाई दे तो उसको हम लोग समझेंगे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इसी को लिख दे dsp3 तो समझना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसी को ऐसे लिखते d2sp3 तो समझते हैं कि यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बात आप समझ चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स की हम लोग ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन को देख इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है तो आप लिख दीजिएगा। एक तो एग्जांपल दे दीजिएगा, जो अभी चार्ट बना रहे हैं उसी के सहायता से लिख दीजिएगा कि यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन के सेंट्रल एटम के परसंकरण में भीतरी n-1d ऑर्बिटल भाग लेता है तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर हम बना रहे हैं छोटू कोऑर्डिनेशन नंबर का एक चार्ट, इधर बता रहे हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन का एक चार्ट, और उधर बना रहे हैं एक एग्जांपल का, प्रमुख एग्जांपल का एक चार्ट,
और उधर इसकी ज्योमेट्री हम बता रहे हैं, जियोमेट्री। ध्यान दीजिए, वैसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जब पढ़ाए थे तो क्लियर कर चुके हैं। पहला, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो कंफर्म हो जाता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp होगा तो उसकी ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर, LINER, लीनियर। लीनियर कैसे होगा? तो यहाँ मेटल एटम होगा, इसके चारों ओर ऐसे लिगेंड जुड़ जाएंगे। वैसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में सब बता चुके हैं, इसका कोण बनेगा 180 डिग्री। कुछ इसके एक फेमस एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ AgCN का होल टू -8। देख रहे हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखेंगे तो तुरंत कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और जब ही कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उसकी ज्योमेट्री बता देना है कि लीनियर होगा। उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन संख्या जनरली 3 कम आते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक एग्जांपल देते हैं HgI3 -8। तो वैसे कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर आप जानते हैं कैसे बनेगा, यहाँ मेटल एटम, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, इस तरह की ज्योमेट्री हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बीच का कोण बनता है 120 डिग्री की। ये सब बता चुके हैं, इसे बनाइए, हम आगे और बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी बताए थे कि कोऑर्डिनेशन संख्या 3 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या मानते थे, sp2। यदि कोऑर्डिनेशन संख्या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 4 हो जाए तो उसका 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक sp3 और एक dsp2। कब sp3 मानेंगे, कब dsp2 मानेंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो वहां देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होगा तो sp3, और sp3 होता है तो सबको पता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसे होगा बेटा, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल बनता कैसे, हाँ मेटल एटम, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड। इसके बीच का एंगल हमको पता है कितना बनता है, लिगेंड मेटल लिगेंड के बीच 109.5 डिग्री का, या इसी को हम लोग लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। एग्जाम्पल इसके फेमस याद रखिएगा कुछ, जैसे कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया NiCO का होल 4। देखिए 4 कोऑर्डिनेशन संख्या हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी प्रकार छोटू आपको हो सकता है CuX4 -2, X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है हैलोजन एटम। इसी के जगह पर हो सकता है NiX4 -2। देख रहे हैं कि लिगेंड कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इन सब यौगिकों का ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। एक चीज और याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो तब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है dsp2। और इस dsp2 में आपको याद रखिएगा कौन सा d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, dx2 y2। कई बार पूछा गया है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, जब परसंकरण dsp2 हो जाता है बेटा तो याद रखिएगा होता है स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाते हैं, मेटल एटम, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। ध्यान दीजिएगा, फेमस कुछ कंपाउंड का हम एग्जांपल दे रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। NiCN के होल 4 -2 कई बार पूछा गया। कोऑर्डिनेशन संख्या 4 तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2। अब आपके दिमाग में बात आ रहा था कि 4 देखेंगे तो sp3 होगा कि या dsp2 होगा, यही कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करूंगा। अभी दिमाग में बैठाना, जो फेमस कंपाउंड देते हैं यही बोर्ड में पूछा जाता है, NiCN के होल 4 -2। ये कई बार जेई में भी पूछा गया है एग्जांपल, PTCl का होल 4 -2। ठीक है, PDCl का होल 4 -2। देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। एक और एग्जांपल पूछा गया है CuNH3 का होल 4 +2 याद रखिएगा। इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। जब dsp2 हो जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 4 यदि कोऑर्डिनेशन संख्या होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानेंगे या dsp2 मानेंगे, इसको मैं क्लियर करूंगा। अभी कुछ एग्जांपल दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो इसे नोट करें, आगे बढ़ा रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन संख्या 5 हो, जनरली कोऑर्डिनेशन संख्या 5 वाले यौगिक नहीं आते हैं, जनरली कोऑर्डिनेशन संख्या 2, 4, 6 ही फेमस होते हैं। 5 होते हैं तो इसका 2 हाइब्रिडाइजेशन संभव हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक हो सकता है DsP3 और एक हो सकता है छोटू sp3d। देखिए, जब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे तो बताए थे कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर हो जाता है। यदि DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो समझना कि अंदर वाला d ऑर्बिटल भाग ले रहा है, जो d ऑर्बिटल उसके पास है, और sp3d हो जाए तो समझना है कि बाह्य d ऑर्बिटल भाग ले रहा है। तो जटिल यौगिकों में ही यह अंतर हो जाता है, सामान्य जगह यह अंतर नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है, यदि याद है कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल भाग लेता है। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन संख्या 5 हो जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो रहा हो जटिल यौगिकों में, तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है आपको बताया जा चुका है। मेटल है, यहाँ लिगेंड 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 है। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बीच का कोण 120 डिग्री का और ये 90 डिग्री का होता है। इसको एक्सियल बॉन्ड और तीनों को इक्वेटोरियल कहते हैं। इस संरचना में पांचों जो बॉन्ड होते हैं वह इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। एक्सियल बड़ा होता है, इक्वेटोरियल छोटा होता है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ए फॉर एक्सियल, ए फॉर एक्सियल बता चुके हैं। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन संख्या 5 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकता है। और जब ये होगा तो उसकी ज्योमेट्री याद रखिएगा होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिडल क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम मेटल एटम होगा, यहाँ लिगेंड होगा, यहाँ लिगेंड होगा, यहाँ लिगेंड होगा, यहाँ लिगेंड होगा और यहाँ लिगेंड होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। और स्क्वायर पिरामिडल जो होते हैं जनरली, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो स्क्वायर पिरामिडल जो ज्योमेट्री होगी प्राय ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही पाए जाते हैं, जनरली याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि कुछ फेमस एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए, FeCO का होल फाइव कई बार पूछा गया है। कोई पूछ दे कि बताओ कोऑर्डिनेशन संख्या 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हो सकता है दोनों, ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन इसकी संरचना होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो आप कह सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3। ऐसे सामान्य यौगिकों में, सामान्य इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन DsP3 बोलो वो भी एक ही बात होता है और sp3d बोलो एक ही बात होता है। लेकिन जटिल यौगिकों में DsP3 बोलिएगा तो इसका मतलब है कि इनर d ऑर्बिटल भाग ले रहा है, आउटर d ऑर्बिटल भाग ले रहा है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, Cl का होल 5 -3 हो सकता है। इसके बहुत कम एग्जांपल है, इसको याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि FeCO का होल 5 का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और sp3d कॉम्प्लेक्स बड़ा रेयरली होते हैं छोटू। इसके फेमस एग्जांपल हो सकते हैं MnCl का होल 5 -3। देखो कोऑर्डिनेशन संख्या 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, इसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर पिरामिडल। इसके अलावा SbF5 3- ETC एग्जाम्पल हो सकते हैं। याद रखिएगा, यह बार बार पूछे गए हैं बोर्ड में कि FeCO का होल 5 का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। यही इस थ्योरी का दोष है कि यह नहीं बता पाता है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो वह कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यह बताने में असमर्थ होता है। तो आगे हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड बता के प्रॉब्लम को क्लियर करा। समझते चलिए, जो एग्जांपल देते हैं दिमाग में बैठाते चलिएगा कम से कम, कि परीक्षा में कभी आए तो टिक भी लगा देंगे। एक और बात बता रहे हैं, इसे नोट करें। यदि कोऑर्डिनेशन संख्या 6 हो, ध्यान दीजिएगा, छठवां है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसके 2 हाइब्रिडाइजेशन संभव है छोटू। एक को कहेंगे D2sp3, इसका मतलब एक कैसा कॉम्प्लेक्स होगा आपको पता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, अर्थात अंदर वाला d ऑर्बिटल इसमें भाग ले रहा है। और एक हो सकता है sp3d2, इसको हम लोग कहेंगे छोटू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OUTR, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए, यदि कोऑर्डिनेशन संख्या 6 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकता है, sp3d2 हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में
इसकी ज्योमेट्री कंफर्म होता है वो होता ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है आपको पता है? मेटल, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, इस तरह की ज्योमेट्री हो तो इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। कंफर्म है? 90 डिग्री की कोण बनती है, सबको बताया जा चुका। अब प्रश्न उठता है कि कुछ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखेंगे तो परसंकरण या तो हम टिक लगा देंगे D2sp3 या sp3d2। अब प्रश्न उठता है कि भैया हाई कब होगा, हाई कब होगा, इसको क्लियर करेंगे। पहले इसके कुछ फेमस एग्जांपल देख लीजिए, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। K4 एफिशिएंसी यहाँ देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन संख्या 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकता है या D2sp3 हो सकता है। चूंकि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा इसमें लोहा का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होता है। या इसी के जगह पर दे दे आपसे कौन सी क्या दे दे, एफिशिएंट का होल 6 यहाँ 4 माइनस दे दे, फेरोसाइनाइड आयन दे दे। ये इसका फेमस एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देते हैं K3 एफिशिएंसी। बिहार बोर्ड में तो एकदम बर्मा का रेट है, हमेशा पूछता है बेटा। या इसी के जगह पर क्या दे दे आपको, एफिशिएंट का होल 6 माइनस 3 दे दे। यहाँ हमेशा याद रखिएगा दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या दोनों आयन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फेरोसाइनाइड आयन और फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें लोहा का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, याद रखिएगा। इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी व्याख्या करेंगे। अब sp3d2 के कुछ एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं, जैसे F6 यहाँ लोहा का हाइब्रिडाइजेशन याद रखें sp3d2 होता है। आगे बताएंगे कि वीक लिगेंड होने के कारण, यहाँ बताएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण। ये कारण क्या है सब बताते चलेंगे। इसके अलावा हो सकता है Fe H2O का होल 6 प्लस 2, यहाँ Fe का हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा हमारा sp3d2 होता है, यह sp3d2 होता है। यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर आप चाहे तो ज्योमेट्री का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। अभी बताएं कि कोऑर्डिनेशन संख्या 2 हो तो लीनियर, 3 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हो तो टेट्राहेड्रल, 4 हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, 5 हो तो क्या होगा, 6 हो तो क्या होगा। यह बात क्लियर है। कुछ प्रमुख एग्जांपल को भी आप याद रखिएगा, वैसे प्रॉब्लम कराएंगे तो हर एक्सेप्शन को क्लियर कर देंगे। इसे नोट करें, आगे हम कुछ और बात बता रहे हैं। देखिए इस थ्योरी का 6वां बात क्या कह रहा है कि यदि सेंट्रल एटम या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। आपको पता है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वह वस्तु या वह पदार्थ कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह डायामैग्नेटिक होगा। तो मैंने लिख दिया कि सेंट्रल एटम या आयन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह पैरामैग्नेटिक होगा, अन्यथा डायामैग्नेटिक। इसके मैग्नेटिक मोमेंट की गणना, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से ज्ञात किया जा सकता है। यही फॉर्मूला होता है, आपको पहले भी ट्रांजिशन एलिमेंट में बताया गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2Vm। और n कोई पूछे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 7वां बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुन्स रूल के विपरीत हो सकता है, हुन्स रूल के प्रतिकूल हो सकता है। हुन्स रूल कहता है किसी भी ऑर्बिटल में पहले एक तल के इलेक्ट्रॉन भरता है, बाद में उसका पेयरिंग किया जाता है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो तो हुन्स रूल के विपरीत इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो सकता है। यह इन्होंने बात बताया। देखिए अब इस थ्योरी के कुछ दोष रह गए। पहला दोष यह है कि यह सिद्धांत हमें यह बताता नहीं है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोई कंपाउंड कब होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा, यह क्लियर कंसेप्ट नहीं देता है। अर्थात इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की सही जानकारी हमें नहीं देता। अर्थात यह नहीं बताता कि किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या DSP2 होगा। यह सही जानकारी नहीं देता है। दूसरा इसका दोष है इस सिद्धांत का कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की जानकारी नहीं देता। जैसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुंड रूल के विपरीत हो सकता है, तो भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में सही जानकारी नहीं देता। तीसरा महत्वपूर्ण
और बहुत ही बेहतरीन इसके दोष है, इस सिद्धांत के बेहतरीन दोष मैं कह रहा हूं कि देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तो व्याख्या करता है कि यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो सकता है, डायामैग्नेटिक हो सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख करके, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रंगों की व्याख्या नहीं करता कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होंगे या कलरलेस होंगे, कलर्ड होंगे तो किस कलर के होंगे। तो उसके दोष को भी हम लोग फटाफट नोट कर लेते हैं। तो ये 6 बातें मुख्य याद रखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इसके आधार पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। जो चार्ट बनाए हैं उस चार्ट को भी याद रखिएगा, कुछ प्रमुख जो हम एग्जांपल दिए उसको दिमाग में रखना है। वैसे हम ट्रिक्स रखवाएंगे, एक्सेप्शनल बात बताएंगे, कहां कहां या कोऑर्डिनेशन संख्या देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में आपको कंफ्यूजन होता है, सारे एक्सेप्शन को दूर करेंगे। इसे नोट करें, हम दोष बता रहे हैं। तो इनकी ये दोष है इस सिद्धांत के, याद रखिएगा कि यह कॉम्प्लेक्स के रंगों की व्याख्या नहीं करता, यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की सही व्याख्या नहीं करता। कि यदि कोऑर्डिनेशन संख्या 6 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो जाए तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगा या dsp2 होगा। ये इस थ्योरी के दोष है। यह वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सही व्याख्या नहीं करता। हम 2-4 ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं और ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से क्या समझते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि जटिल यौगिकों के सेंट्रल एटम या आयन के परसंकरण में जब भीतरी n-1d ऑर्बिटल भाग लेता है तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, जैसे K4 Fe Cn का होल 6 etc। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डिफिनेशन वैसे ही लिख लीजिएगा, जब जटिल यौगिक के केंद्रीय परमाणु या आयन के परसंकरण में बाहरी nd ऑर्बिटल भाग लेता है तो उसे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रायः पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। 1-2 एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे FeH2O का होल 6 + 2 दे सकते हैं, etc कर दीजिएगा। एग्जांपल जरूर दीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसे समझिए, अभी दिमाग में बैठाइएगा। नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर हम प्रॉब्लम का करवाएंगे वह पूरा डिटेल के साथ इसको इतना क्लियर कर देंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसे नोट करें। देखिए ये फेमस क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। K4 एफिशिएंट 6 दे या K4 को जब तोड़ दीजिएगा, इसको वियोजित कर दीजिएगा तो बनेगा एफिशिएंट का होल 6 - 4। ये फेरोसाइनाइड आयन है। ठीक है, मैं Fe का हाइब्रिडाइजेशन कर, अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन संख्या हम 6 देख रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। अब तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन 2। अभी दोनों में क्या होगा आप याद रखिएगा कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पोटेशियम फेरिसाइनाइड हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। इसका उत्तर हमारा C होगा। इसका भी उत्तर हमारा A होगा, D2sp3। NiCO का होल 4 याद रखिएगा, हमेशा इसकी ज्योमेट्री फिक्स है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल होता है तो इसमें निकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो इसका उत्तर हमारा 4 होगा। कैसे पकड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन संख्या 4 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकता है, sp3 और dsp2, और sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अभी आपको बताए थे कि यह हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसका एग्जांपल दिए थे हम लोग sp3 में। कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होता है तो इसकी ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कैसे होता है इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। PtCl4 प्लेटिनम के साथ कोई भी लिगेंड जुड़ा हो याद रखिएगा, चाहे वीक लिगेंड जुड़ा हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो याद रखिएगा, हमेशा वह हम मेरे भाई ये इनर ऑर्बिटल ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो प्लेटिनम का यहाँ कोऑर्डिनेशन संख्या 4 तो हमारा अंदर वाला d ऑर्बिटल भाग लेगा तो आंसर हो जाएगा dsp2 याद रखिएगा। तो कुछ 4 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको पुनः मैं आपको बता दिया हूं, जब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पढ़ाए थे वहां भी बताए थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब प्रॉब्लम हम बताएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे तरफ से बधाई। देखिए यह आज़ादी का त्यौहार जो है हम लोगों को बहुत शहादत के बाद मिला हुआ है, तो इसे भाईचारे के साथ मोहब्बत के साथ मनाएं। आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज में सोसाइटी में प्यार बांटिए, नफरत नहीं। धन्यवाद।